हाय एवरीवन, मैं आपका पार्ट 4 में वेलकम करता हूं। हम अपना चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। ये पार्ट 4 है चैप्टर 1 का, दैट इज़ ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। इस चैप्टर के अंदर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे जो कुछ टॉपिक्स बचे थे उनको अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो टॉपिक बताया था, वो हमारा जो टॉपिक था दैट वाज ऑल अबाउट कि जो सिविलाइजेशन है उसका एंड कैसे होता है। चैप्टर को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। जिस किसी ने तीनों पार्ट्स को नहीं देखा, देख लेना। आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ही आप पार्ट 4 के ऊपर आना। चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। नाउ हमने ये तो पढ़ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी क्या, उसका नेम क्या है, कैसे टाउन प्लानिंग वगैरह सब चीज़ें हमने देख ली। आप एक चीज़ तो सोचो कि इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे इसको डिस्कवर किया गया हमारे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। हाउ वी केम टू नो अबाउट दिस ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन, हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इट्स डिस्कवरी, किसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना इसकी डिस्कवरी में। इन सभी क्वेश्चन के आंसर को अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सिविलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे लगा, डिस्कवरी कैसे होती है, किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इसकी डिस्कवरी में। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करेंगे। तो देखो, उस समय एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे अलेक्जेंडर कनिंगम। इन्होंने क्या किया था, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने एएसआई के, जिसकी फुल फॉर्म है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये बहुत इंटरेस्ट रखते थे इंडिया की हिस्ट्री में, ठीक है। और उसके बाद इनका मानना ये था ना कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, गंगा वैली से स्टार्ट होती है, जो कि हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे अभी महाजनपद वगैरह के बारे में। तो उनका मानना था कि इंडिया की हिस्ट्री वहाँ से शुरू होती है और वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करते हैं। उनका मानना था ना कि मैं खाली फोकस करूँगा रिटर्न टेक्स्ट के ऊपर, मतलब जिस चीज़ के मुझे रिटर्न एविडेंस मिल रहे हैं मैं उसी पे ही फोकस करूँगा। और उनका जो टाइम पीरियड था जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो था 6th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी बीसीई से लेकर 4th सेंचुरी सीई। और वो क्या करते हैं, उस समय जो भी चाइनीज़ पिलग्रिम्स आए थे इंडिया में, उन्होंने जो भी अकाउंट्स अपने छोड़ के वो गए हैं उसको भी वो स्टडी करते हैं। तो जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, वहाँ उस समय क्या था, वो एक तरीके से हड़प्पन रीजन के आसपास इन्वेस्टिगेशन अपनी कर रहे थे और वो स्टडी कर रहे थे कि भाई मुझे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता लगे। और उनका मानना था कि इंडिया की हिस्ट्री जो गंगा वैली है वहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑफिशियल उनके पास आता है, वो इनको एक सील देता है, ये सील हड़प्पन सील, जिस पे आपको ये यूनिकॉर्न जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एनिमल का, ठीक है, जिसका एक सिंग है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये, ठीक है। और उसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट भी उनकी लिखी हुई है। तो वो उसको आराम से देखते हैं, लेकिन जब वो उसको देखते हैं ना तो वो अपना जो एक तरीके से जिस टाइम पीरियड की वो स्टडी कर रहे थे उसमें वो फिट नहीं कर पाते उसको। जिस टाइम पीरियड की वो स्टडी कर रहे थे 6th सेंचुरी बीसीई से लेकर 4th सेंचुरी सीई, तो वो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि यार ये किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। उनको समझ में नहीं आता। जब भी यहाँ पर टॉपिक लिखा है आपकी बुक में कनिंगम्स कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइम पीरियड को बिलोंग करती है। इससे रिलेटेड तो भाई मैंने कोई भी रिटन एविडेंस नहीं पढ़ा, ना तो इसके बारे में मुझे कोई रिटन एविडेंस मिला है, ना तो इसके बारे में किसी चाइनीज़ पिलग्रिम ने मेंशन किया है अपनी किताब अपने टेक्स्ट में। तो उनको समझ नहीं आया तो वो क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं उस सील को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सरप्राइजिंग नहीं है कि उन्होंने सिग्निफिकेंस जो है हड़प्पा का उसको मिस कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि कनिंगम को नहीं पता था कि जिस सील को वो थ्रो कर रहे हैं उसके पीछे कितनी बड़ी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री छुपी हुई है, जो कि हमें बाद की डिस्कवरी से पता चलता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट कनिंगम्स कन्फ्यूजन। ना उसके बाद क्या होता है, इंडिया के कुछ आर्कोलॉजिस्ट ऐसे आएंगे जो कि इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी करेंगे, ठीक है। तो उसमें हमें देखने को मिलता है दयाराम साहनी, वो डिस्कवर करते हैं हड़प्पा को। और दूसरे आर्कोलॉजिस्ट जो कि इंडियन होते हैं, रखाल दास बैनर्जी, ये भी इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे जो कि मोहनजोदारो को डिस्कवर करते हैं। आप खुद ही सोचो, ये दोनों ऐसी जगह हैं जो कि दूर दूर हैं। आपको पता होगा ना मैप में, अगर यहाँ पर मैं मैप को ड्रॉ करता हूँ, इंडिया के नीचे वाले पार्ट को बनाता हूँ, और अगर यहाँ पर हमें हड़प्पा देखने को मिल रहा है तो ये है मोहनजोदारो। दोनों में देखो कितना डिफरेंस है, कितनी दूरी पर हैं। तो हमें सेम चीज़ें देखने को मिलती है, जो सील यहाँ पर बनी हुई है, जो यहाँ पर एक तरीके से हमें जो भी ब्रिक्स देखने को मिलती हैं, टाउन प्लानिंग देखने को मिल रही है, ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, वो यहाँ भी देखने को मिलता है। इट मीन्स ये दोनों सिंगल, ठीक है, ये दोनों एक सिंगल कल्चर का पार्ट रहे होंगे, इससे हमें ये पता चलता है। तो
हड़प्पा को फाउंड किया दयाराम साहनी ने एंड रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को, जो कि हमें पता लगा कि दोनों सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं। उसके बाद उस समय के एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल वो दुनिया को ये बोलते हैं 1924 में कि भैया हमने एक नई सिविलाइजेशन खोज निकाली है, जो कि और जो सिविलाइजेशन है मिसोपोटामिया, नाइल सिविलाइजेशन, उन सब से ओल्डेस्ट है। ठीक है, हमें ये सभी इंफॉर्मेशन पता लगती है। हड़प्पा को फाउंड किया, डिस्कवरी की हड़प्पा की बाय दयाराम साहनी एंड मोहनजोदारो बाय रखालदास बनर्जी। वैसे और भी अदर साइट्स है जिनके बारे में आपकी बुक में मेंशन है कि लोथल को, धोलावीरा को, इन सबको किसने डिस्कवरी की, इन सभी की, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी बुक में आपको टाइमलाइन देखने को मिलेगी। यू कैन चेक दैट टाइमलाइन, कि खाली एक बार आप बस उसका ओवरव्यू ले लेना, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको नहीं डाला। उसके बाद उस समय के एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे एस एन रॉय, यहाँ पर एस एन रॉय आएगा। ठीक है, एस एन रॉय इनका फुल नेम है। एस एन रॉय ने अपनी बुक में लिखा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इनका बुक का नाम है। वो ये लिखते हैं ना कि जॉन मार्शल ने इंडिया को 3 साल पुराना बना दिया, 3 साल ओल्ड कर दिया। तो जब वो यहाँ से इंडिया से जाते हैं तो वो इंडिया को 3 साल पुराना कर जाते हैं, क्योंकि हर किसी का मानना था कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो गैंगेटिक प्लेन से स्टार्ट होती है। गैंगेटिक प्लेन में जो गंगा वैली है उसके ऊपर जो भी लोग आए थे, सिटीज़ डेवलप हुई थी, महाजनपद वगैरह, वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर हमें उसके रिटर्न वो एविडेंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए लोग ऐसा मानते थे, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह। लेकिन जब ये हड़प्पा की डिस्कवरी हुई और भी साइट की डिस्कवरी हुई तो हमें पता लगा कि भाई इंडिया की जो हिस्ट्री है वो उससे भी पुरानी है, उससे भी पहले एक सिविलाइजेशन रह के जा चुकी है जो कि बहुत ही एडवांस थी। राइट, उसके बाद हमें यह भी देखने को मिलता है कि ये सिविलाइजेशन मिसोपोटामिया सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी थी। और जॉन मार्शल एक ऐसे फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में वर्क किया। एंड मार्शल एक्सकवेट करते हैं, खोदते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली नहीं खोदते। देखो मैंने आपको ना स्ट्रैटिग्राफी के बारे में बताया था। मार्शल से गलती हो गई थी, जॉन मार्शल से। वो क्या करते थे, वो उन्होंने ना हॉरिजॉन्टली, मतलब सपोज ये सॉइल की लेयर है, यहाँ पर ये लेयर है सॉइल की, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली खोदा, ऐसे करके खोदना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो है वो लेयर्स की स्टडी नहीं करी, अलग अलग लेयर में उन्होंने नहीं खोदा। यानी इट मीन्स उन्होंने हॉरिजॉन्टली एक्सकवेशन करी थी, वर्टिकली नहीं करी। वर्टिकली एक्सकवेशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, इसको हम स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, जिसमें जो अलग अलग लेयर्स होती हैं सॉइल की, उनको हम क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, अलग अलग लेयर को, जिससे हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को लॉस्ट कर दिया गया मार्शल के द्वारा, जिसको आने वाले जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ठीक करेंगे। राइट, हेयर यू कैन सी दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी एंड जॉन मार्शल, जिन्होंने 1924 में डिक्लेयर किया, वर्ल्ड को बताया कि हमने एक नई सिविलाइजेशन खोज निकाली है। राइट, उसके बाद और आर्कियोलॉजिस्ट आएंगे, आर.एम. व्हीलर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आर.एम. व्हीलर हमें देखने को मिलते हैं। आर.एम. व्हीलर वो जो कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं 1944 में, वो स्ट्रैटिग्राफी को यूज़ करते हैं। इट मीन्स वो वर्टिकली क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे, और हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है। जो कि एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, ये ना मिलिट्री प्रिसीजन लेकर आए थे आर्कियोलॉजी में, जिससे इन्होंने अच्छे तरीके से अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की थी। और हम देखिए एक्सकवेशन जो है अभी भी कंटिन्यू है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कई सारी साइट पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चली गई हैं। तो हम वहाँ पर एक तरीके से पाकिस्तान के साथ, आपको पता है हमारे रिलेशन कैसे रहते हैं, तो हम ढंग से वहाँ पर डिस्कवरी नहीं कर पाते, अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। तो हमें अपनी इंडिया में जो भी साइट्स आती हैं, गुजरात में, राजस्थान में, वो हमें उनकी तरफ देखना पड़ता है। उनको हम एक तरीके से उनकी डिस्कवरी करते हैं, उनमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बट जो मेन साइट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो कि मेन सेंटर रहे होंगे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो पाकिस्तान में हैं। और इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है इसको लेकर, जो कई सारे लोग आ रहे हैं एक्सकवेशन में, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मोहनजोदारो और हड़प्पा की एक्सकवेशन में। नई नई टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है आर्कियोलॉजी में। इट मीन्स जो ये अभी भी जो डिस्कवरी है वो कंटिन्यू है, और अभी तक 1400 प्लस साइट्स को खोजा जा चुका है। इतनी सारी साइट्स थी इंडस वैली की, इंक्लूडिंग स्मॉल एज वेल एज लार्जर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट, ये है अबाउट दिस टॉपिक कि आर.एम. व्हीलर का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि 2 मार्क में भी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपके 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, या फिर 3 मार्क में भी आ सकता है कि आर.एम. व्हीलर का क्या कंट्रीब्यूशन था, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कन्फ्यूजन था उसके बारे में डिस्क्राइब करो। तो आपको इन सभी चीज़ों को मेंशन करना है।
आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। देखो, जब भी आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उन्हें ना कई सारी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ज़्यादा जब बढ़ जाती है इनकी, जब इनके पास कोई भी रिटर्न सोर्स नहीं होता और उनकी जो एक तरीके से हिस्ट्री है वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे ही बेस्ड होती है। तो वो क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को वो फॉलो करते हैं, कई सारी चीज़ें वो करते हैं जिसके थ्रू वो हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकें। जैसे कि वो क्या करते हैं, वो क्लासिफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल की टर्म्स में कि भाई ये स्टोन है, ये क्ले है, ये मेटल है, ये बोन है या ये आइवरी है। दूसरा, वो उसका फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका फंक्शन क्या रहा होगा। जैसे कि एक आर्टिफैक्ट टूल है या ऑर्नामेंट है, उन्हें प्रॉपर पता नहीं चलता। अगर किसी रिटर्न सोर्स में लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा, बट ऐसे हमें जब रिटर्न सोर्सेज हमारे पास नहीं होते तो प्रॉब्लम आती है काफ़ी। और ये भी माना जाता है कि मे बी उसका कोई रिचुअल यूज़ रहा होगा। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो ये भी करते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट, कि उसका फंक्शन क्या रहा है बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड। कि वो उसका जो फंक्शन है ना, वो एक दूसरे तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पर मिल रहा है, उसके बेसिस पे वो उसका फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। फंक्शन के बारे में, उसका फंक्शन क्या रहा होगा उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वो ऑब्जेक्ट या हमें हाउस में मिल रहा है, ड्रेन में मिल रहा है या फिर कहीं और मिल रहा है, तो वो उससे फंक्शन पता लगाते हैं, राइट। उसके बाद वो क्या करते हैं, कभी कभी उन्हें किसी इनडायरेक्ट एविडेंस पे अपने आप को डिपेंड करना पड़ता है उसके बारे में पता लगाने के लिए। जैसे कि अगर हमें देखो कॉटन मिल रहे हैं, कॉटन के ट्रेसेस मिल रहे हैं, तो उनको दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड रहना होगा कि और भी चीज़ें मुझे ऐसी मिल जाएं जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि यस, कॉटन का यूज़ करते थे हरप्पन पीपल। तो उसके लिए वो डिपेंड रहते हैं दूसरी चीज़ों पे। जैसे कि अगर उन्हें कोई भी स्कल्पचर देखने को मिल रहा है और उस पर वहाँ पर इनडायरेक्ट एविडेंस है वो, तो देखो स्कल्पचर हमें किसका देखने को मिला है, प्रिस्ट किंग का। अगर आप प्रिस्ट किंग के स्कल्पचर को ध्यान से देखोगे ना बुक में, या फिर मैंने पिछली वीडियो में आपको वो स्कल्पचर दिखाया था, तो आपको एक तरीके से देखने को मिलेगा कि उस स्टैचू में जो भी पर्सन है उन्होंने क्या कर रखा है, शॉल ओढ़ रखा है, ठीक है। इट मीन्स, और जो कि डेकोरेटेड भी है, इट मीन्स वहाँ पर लोग कॉटन के बारे में अवेयर थे और वो सिलाई बुनाई भी जानते थे, राइट। तो इस तरीके से आर्कोलॉजिस्ट पता लगाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम काफ़ी तो होती हैं, बट ये इंटरप्रिटेशन करके, चीज़ों को देखकर, ठीक है, वो पता लगाते हैं हिस्ट्री के बारे में। और उन्हें क्या करना होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी डेवलप करना होता है। तो इस टॉपिक में हम ये पढ़ रहे हैं कि आर्कोलॉजिस्ट को क्या प्रॉब्लम होती हैं जब हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं, कोई रिटर्न सोर्स उसका नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, कई सारे मटेरियल को वो क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट को मटेरियल्स में, कौन कौन से मटेरियल मिल रहे हैं, क्या उनका फंक्शन है। और फंक्शन पता लगाने के लिए वो ये भी देखते हैं कि वो किस जगह पे ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। वो इनडायरेक्ट सोर्सेज पे भी डिपेंड होते हैं कि भाई वो पर्टिकुलर चीज़ अगर हमें कहीं और मिल रही है, मतलब उसका इनडायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है, तो पक्का वो चीज़ यूज़ होती होगी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में कि जब भी कोई भी चीज़ अजीब मिलेगी ना आर्कोलॉजिस्ट को, जिसका फंक्शन वो पता नहीं लगा पाएंगे, तो वो उसको रिलीजियस एंगल दे देंगे, रिलीजियस कनेक्शन दे देंगे वो उसको। तो ऐसे होता था अर्लियर। आर्कोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट सीम्ड अनयूजुअल और अनफैमिलियर मे हैव हैड ए रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कि जो कोई अगर ऑब्जेक्ट, पहले आर्कोलॉजिस्ट का मानना ये था कि कोई भी चीज़ अनयूजुअल या फिर अनफैमिलियर मिल रही है उनको, तो उसका कहीं ना कहीं रिलीजियस कनेक्शन रहा होगा। वैसे ही हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें हड़प्पन सोसाइटी में, जिनका हमें प्रॉपर फंक्शन नहीं पता, तो उसको हमने उनकी रिलीजियस लाइफ से जोड़ दिया। जैसे कि, तो अगर क्वेश्चन आता है ना उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में आपको मेंशन करना है, तो आप जो मैं आपको बताऊंगा वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि हमें एक टेराकोटा की वीमेन देखने को मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि हैविली ज्वेल्ड है। इन्होंने देखो यहाँ पर ज्वेलरी पहन रखी है ये, ठीक है, ज्वेलरी इन्होंने पहन रखी है। और सर पे ये इन्होंने एक तरीके से मुकुट टाइप भी कुछ पहन रखा है, हेड ड्रेस पहन रखी है। दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, जिसको माना जाता है कि मे बी उनकी ये मदर गॉडेस रही होंगी। दूसरा, हमें प्रिस्ट किंग की क्या देखने को मिलती है, स्टैचू देखने को मिलता है। ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलता है। फायर ऑल्टर्स देखने को मिलते हैं, हवन कुंड, यहाँ पर आप देख सकते हो, मे बी यहाँ पर ये हवन टाइप कुछ करते होंगे, सेक्रीफाइस वगैरह परफॉर्म करते होंगे। और हमें कुछ ऐसे सील भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर कुछ रिचुअल सीन दिखा रखे हैं। प्लांट मोटिव देखने को मिलते हैं जो कि दिखाते हैं कि भाई वो नेचर की वर्शिप करते होंगे, किसी पर्टिकुलर पीपल या फिर इन सब के प्लांट को वो क्या करते होंगे, उनकी वो वर्शिप करते होंगे।
हमें वन हॉर्न एनिमल देखने को मिला है, यूनिकॉर्न, जिसकी सील मैंने आपको दिखाई थी अभी, ठीक है, वन हॉर्न एनिमल की। हमें प्रोटोशिवा देखने को मिलते हैं, एक ऐसा फिगर जो कि जिसमें कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने लेग को क्रॉस करके, यहाँ पर आप देख सकते हो, योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके आसपास हमें एनिमल देखने को मिलते हैं जिनको माना जाता है कि मे बी ये पशुपति रहे होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमें कुछ कॉनिकल स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं जिसको माना जाता है कि वो शिवलिंग होंगे, लिंगाज, शिवलिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना कुछ प्रॉब्लम ये भी आती है कि देखो, हमें जो भी आर्कोलॉजिस्ट हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो उन्हें तो हमें पहले उन्हें अपने प्रेजेंट के बारे में तो पता है, ठीक है। वो प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं तो हमें प्रेजेंट में तो पता है कि भाई लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है पीपल के द्वारा। तो पहले लोग ये मान रहे थे आर्कोलॉजिस्ट की ये जो है ना, ये पशुपति में भी ये लॉर्ड शिवा होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें रुद्र वर्ड जो है ना वो ऋग्वेद में भी मेंशन देखने को मिलता है कि भाई रुद्र वर्ड का मेंशन है ऋग्वेद के अंदर। लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है कि भाई वो पशुपति हैं, वो उनके आसपास एनिमल हैं। तो एक तरीके से हमने ये गिव अप कर दिया। मतलब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि भाई ये लॉर्ड शिवा नहीं है, वो शिवा नहीं है, वो रुद्र नहीं है जिनका मेंशन ऋग्वेद में है और जिनको आज हम जिनकी पूजा करते हैं लॉर्ड शिवा की, मे बी ये कोई शमन रहे होंगे। अब यहाँ पर शमन क्या है, देखो आपकी बुक में शमन के बारे में मेंशन है, SHAMAN, समन। शमन यहाँ पर हम कह सकते हैं एक ऐसा मैन, एक ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके पास मैजिकल या फिर हीलिंग पावर होती हैं और वो दूसरे आउटर वर्ल्ड से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो मे बी कोई ऐसा मैन रहा होगा ये जिनके पास कोई मैजिकल पावर होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम देखें ना, कोई भी चीज़ प्रॉपरली क्लियर अभी तक हमारे पास नहीं है। अगर कल को हमें इनकी जो स्क्रिप्ट है वो डेसिफर हो जाती है, डिसाइफर हो जाती है, तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता लगेगी। कुछ ऐसी भी चीज़ होंगी जो कि आज हम गलत पढ़ रहे हैं उनके बारे में, जब उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जाएगा मे बी हम उसके बारे में जब पता लगा सकें, राइट। सो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी हम कंक्लूजन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दूंगा और इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम कंक्लूजन देख लेते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा मैंने यहाँ पर ये बुक की क्लिप लगाई हुई है कंक्लूजन में, आप मेरे साथ रीड कर सकते हो। वट हैज़ बीन अचीव्ड आफ्टर सो मैनी डिकेड्स ऑफ आर्कोलॉजिकल वर्क। अभी तक हम आर्कोलॉजिकल वर्क से क्या क्या अचीव कर पाए हैं। हमारे पास फेयरली गुड आइडिया है उनकी इकोनॉमी का, हम पता लगा सकते हैं सोशल डिफरेंसेस के बारे में, हमें पता है कि सिविलाइजेशन काम कैसे करती थी। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको हम अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं पता उनके बारे में, और हमें जब पता चलेगा जब हम उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर पाएंगे। इट मीन्स आप ये सोचो, जब फ्यूचर में इनकी स्क्रिप्ट डिसाइफर होगी ना, हमें कई सारी और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, राइट। उसके बाद सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस रिमेन्स स्पेक्यूलेटिव एट प्रेजेंट। हमें कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ी अजीब लगती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर अभी तक हम नहीं एक तरीके से फाइंड आउट कर पाए हैं। जैसे कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वॉज द ग्रेट बात ए रिचुअल स्ट्रक्चर। क्या ग्रेट बात कोई रिचुअल स्ट्रक्चर था, क्या यूज़ था उसका। हाउ वाइड स्प्रेड वॉज लिटरेसी, लोग कितने पढ़े लिखे थे। वाई डू हड़प्पन सीमेंट्री सो लिटिल सोशल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बरियल है, इनकी जो बरियल बनाने की प्रैक्टिसेस हैं और उसके साथ सामान को एक तरीके से ऐड करने की जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें क्यों डिफरेंस देखने को मिलता है। ऑल्सो अनआंसर्ड आर क्वेश्चंस ऑन जेंडर। जेंडर के ऊपर भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक तरीके से आंसर नहीं कर पाए हैं अभी तक के प्रेजेंट अपने आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे। जैसे कि डिड वीमेन मेक पोट्री और डिड दे ओनली पेंट पोट्स। क्या जो वीमेन थी वो पोट्री बनाती थी या वो खाली पोट्री को पेंट करती थी। वट अबाउट द अदर क्राफ्ट पर्सनस, दूसरे क्राफ्ट पर्सन का के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है। वट वर दी टेराकोटा फीमेल फिगुराइंस यूज्ड फॉर। टेराकोटा की फीमेल फिगुराइंस हमें स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, उनका क्या यूज़ था। वेरी फ्यू स्कॉलर्स हैव इन्वेस्टिगेटेड इशूज ऑफ जेंडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब जेंडर, जो एक तरीके से उनके जेंडर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कमी मिलती है, स्कॉलर्स इस पे कमी वर्क करते हैं। लेकिन एंड दिस इज़ ए होल न्यू एरिया फॉर फ्यूचर वर्क। और हमारे लिए ये ना एक नया एरिया है फ्यूचर पे काम करने के लिए कि हम उनकी सोसाइटी के बारे में और पता लगा सकें, उनकी सोसाइटी, उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में, कि भाई यहाँ पर हमें ग्रेट बात देखने को मिल रहा है तो क्या उसका यूज़ रहा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन।
राइट। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया होगा इसको एक्सप्लेन करने में और आपको समझ में आया होगा। अब आप एक काम करना, मैंने इस चैप्टर की ना समरी अपलोड की हुई है, समरी की वीडियो जो कि 15-16 मिनट की है। आप उसको देख लोगे ना तो एक तरीके से आपका जो समरी होती है ना कि चैप्टर की समरी भी मिल जाए, वो कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो कि चैप्टर 2 होगा हमारा, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। चलिए, पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे पार्ट 3 में, उसको हम देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये था कि कंसीडर करनी है आपको कुछ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहली स्टेटमेंट है द हरप्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। एविडेंस देखने को मिलते कैनॉल इरिगेशन के, कहाँ से, शॉटुघाई से। ठीक है। मोहनजोदारो वॉज अ सिटी लेड इन एन अनप्लैंड मैनर। अनप्लैंड मैनर, मैंने आज ऐसा आपको कहाँ पढ़ा दिया, प्लैंड मैनर में थी। इट मीन्स यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा तो सी तो होगा, तो जहाँ पर सी नहीं है पहले उसको काट दो, यहाँ पर सी नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है। अब आपका इन दोनों में से कोई एक आंसर है। दूसरा, कॉपर वॉज ब्रॉट फ्रॉम कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका। नहीं नहीं, कोलर रीजन ऑफ कर्नाटका ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साउथ से तो मैंने आपको गोल्ड बताया था, गोल्ड लेकर आते थे। ठीक है। कॉपर तो ये राजस्थान से लाते थे, कॉपर वॉज प्रिक्योर्ड फ्रॉम द राजस्थान। तो यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट। यहाँ पर डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकी जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है, तो सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है, राइट। देखते हैं, मतलब बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कितने का आंसर ये सही था, कितने स्टूडेंट्स का। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि आज की वीडियो पे बेस है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, सभी को इसका आंसर कमेंट करना है नीचे, राइट। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 1 है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटोशिवा। तो प्रोटोशिवा के बारे में हमने अभी स्टडी किया है, उसकी सील के बारे में आपको बताना है, कुछ स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। पहली स्टेटमेंट है देयर इज अ मेंशन ऑफ ए डीटी रुद्र इन एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट। लेटर ऑन रुद्र वर्ड वॉज यूज फॉर शिवा। ठीक है। रुद्र इज नॉट मैंशन एज पशुपति इन ऋग्वेद। ओके। डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा। अब यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो, मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में, अभी मैंने डिस्कस किया है। देखते हैं कितने का आंसर सही होता है। यहाँ पर देख लिया करो क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, देख लिया करो। ठीक है। अब जिस किसी ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चारों की चारों वीडियोस को देख लिया है, नीचे बड़ा बड़ा डन लिख देना ताकि मैं समझ पाऊँ कमेंट सेक्शन में कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फिर भी कोई भी डाउट है आप डाउट पूछ सकते हो, और आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर देना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दो यार, आपका कुछ नहीं जाता, मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो लाइक भी कर दिया करो, और काफ़ी अच्छी लग रही है वीडियोस तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ मतलब पार्ट तो अब नहीं होगा, पार्ट 1 होगा चैप्टर 2 का, जिसमें हम चैप्टर 2 की स्टार्टिंग करेंगे। चलिए फिर, राइट नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।